बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज अभी हमने रीड करना है अपने नावल का लास्ट पार्ट। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। पिछले पार्ट से तो मेरा बड़ा खून सड़िया सी, देखने ऐसे उत्ते खून सड़ता कि नहीं सड़ता। पहले आगे वो वाला खून में थोड़ा सा घूम फिर के इधर लूरियाँ लै नमाज पढ़ कर कपड़े प्रेस कर कभी इधर डेग उधर टै ऐसा कर के थोड़ा सा खून बना पूरा तो करके आई हूँ, बढ़िया तो होर नहीं की होना। तो बस अब देखते हैं कि इस पार्ट में कितना खून सड़ता है। तो आए चलते हैं खून साड़ने एपिसोड रीड करने की तरफ। आगा जी के कमरे में इसकी तल पी हुई थी। वो जानता था कि वजह क्या है, इसलिए पहले से तैयार होकर आया था। कपड़े शपड़े पा के ऐसे कि ज़हनी तौर पर तैयार होकर ऐसी। अलबत्ता ज़िंदगी में पहला मौका था जब इसे आगा जी से इख्तलाफ हुआ था, वरना इससे पहले तो इसे इनकी हर जायज़ व नाजायज़ बात से इत्तफाक रहा था। उसामा शाह के मामले में वो इनका हामी था, मगर आज वही सूरत हाल अपने सामने आई तो वो खुद को कतन राज़ी नहीं पा रहा था। डबल स्टैंडर्ड आदमी लानतिया, तेरे भरा भी तो गलत होया सी ना, उन्हें भी तो सच्चा मन। लेकिन वो हुण जिहड़ी लानत फेर रहा अपने आप दे उत्ते ते अपनी बीवी दे उत्ते, वो चंगा होया सी फिर ओहदे नाल। जिस वक्त वो अंदर दाखिल हुआ, वो अपने मखसूस दीवान पर बैठे किसी गहरी सोच में मुस्तगरक नजर आ रही थी। कोई नवी साजिश बुन रहा होना, जो इनके तासुरात से जाहिर था कि हमेशा की तरह आज भी अपनी मनवाएंगे। इसकी पेशावरी चप्पलों की आहट गो के काली ने जज़ब कर ली, मगर वो मतवज्जा हो गए थे। सर के इशारे से बैठने के लिए कहा तो वो चुपचाप इनके मुकाबिल मनकश कुर्सी पर जम गया। ये मैंने क्या सुना सलामा शाह, तुम्हें अब हमारे फैसले से इख्तलाफ है? कुछ देर बाद वो खनगार का बारोब लहजे में बोले तो बजाय बोलने के खामोशी से इन्हें देखने लगा। हमें जवाब चाहिए सलामा। यकदम ही वो करख्त लहजे में गोया हुए तो इसने खुद को आमादा करते हुए इनकी तरफ इंतहाई संजीदगी और कतियत से देखा। जी आगा जी, बीबी जान ने जो कुछ कहा है वो सच है। मुझे इख्तलाफ आपके फैसले से नहीं, इस लड़की से जिसे मेरी ज़िंदगी में शामिल किया जा रहा है। क्या मतलब? क्या तुम समझते हो कि ये दोनों बातें एक दूसरे से अलग है? आगा जी का लहजा आंच देने लगा। सलामा ने मुश्किल ज़ब्त किया और तहम्मुल से बात जारी रखी। अलग हो या नहीं, मैं इस मामले में अपनी फर्माबरदारी की रवायत कायम रखने से कासिर हूँ। आगा जी बराए मेहरबानी मुझे इस आजमाइश में न डालें। इसने बिला कमो कास्त अपना फैसला ठहरे हुए मजबूत लहजे में सुनाया तो गैज़ व गज़ब का एक तूफान आगा जी की आंखों से झांकने लगा। वैसे आगा जी भी मर जावे ना तो अद्धे मसले इन्हां दे हल हो जान सारियां दे। हमें अपने फैसलों पर ना सुनने की आदत नहीं सलामा शाह, तुम जानते हो ज़ुबान दिया हमने तुम्हारे मामा जी को, सिर्फ निभाना अब फ़र्ज़ है हमारा, हम पीछे नहीं हट सकते। मगर आगा जी अगर मगर कुछ नहीं, वो इसकी बात काटते हुए कतियत से कहते उठ खड़े हुए। महज़ेब इसी घर में आएगी बहू बनकर, ये हमारा फैसला है। मगर मैं कासिर हूँ आगा जी, मुझे वो लड़की सख्त नापसंद है। वो भी दो टोक बोला था, लहजे में तुर्शी और बेजारी थी। तो ठीक है, कर लेना दूसरी अपनी पसंद से, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और लाख लानत लानत बेशुमार आगा जी दे उत्ते सारे रल के पाओ। इसके उज़र पर किस आसानी से इन्होंने मूँछों को ताव देते हुए कह दिया। वो कुछ चौंक कर इन्हें देखने लगा। इसमें हैरानी की क्या बात है? मर्द को इजाज़त है चार की, हमारी तरफ से भी एतराज़ नहीं होगा। आगा जी की सफ़ाकी और ज़िद तो मशहूर थी, सलामा जैसे शशो पानी में फंस गया था। वो तो कोई राह फरार नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन मुझे एतराज़ है आगा जी, आखिर आप समझते क्यों नहीं? वो लड़की इंतहाई खुदसर और सरकश है और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। झंझलाहट में वो निशाने पर पड़ी मर्दाना शाल कई बार झटक चुका था। आगा जी को एहसास हो रहा था कि सलामा शाह किस मंजिल पर खड़ा है, मगर सरकश और जोरावर को नकेल डालने में तो मर्दानगी है सलामा शाह। ओफ डबल लाख लानत भाई। वो कदर सफाकी और जहरीली मुस्कुराहट समेत बोले। वो एक लड़की आगा जी, कोई जंगली घोड़ी नहीं कि वैसे नकेल डाली जाए। वो तनफर और बेजारी का मरक्का बना हुआ था। अब पूरे नावल दे विच ना पहली गल चंगी की ने सलामा शाह ने। आंखों से गुस्सा और झंझलाहट झलक रही थी। औरत और जंगली घोड़ी में कोई फ़र्क नहीं होता बेटा जी, दोनों ही चाबुक और नकेल के आगे अपना सारा दमखम छोड़ देती हैं। सरकश सवारी पर सवार होने का भी अपना मज़ा, क्यों बहादुर? वो इसे चैलेंज दे रहे थे। सलामा शाह की कनपटियाँ इनकी इस बात पर फड़कने लगी। इनकी गुफ्तगू में तंज का अंसर भी था। आप मुझे बुज़दिल नहीं समझ सकते आगा जी, मर्दाना वार मुकाबला हो तो मैं हमेशा तैयार रहूँ, मगर ये रिश्ते नाते का मसला है, सारी ज़िंदगी का मामला, और सारी ज़िंदगी इंसान हालत जंग में नहीं रह सकता। मैंने आपसे कहा ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसने इन्हें कायल करने का इरादा तर्क करके एक बार फिर साफ इनकार कर डाला तो आगा जी की इश्तियाल से सुर्ख होती आंखें अंगारे बरसाने लगी। ऐसी अंगारें च मारी जावे आगा जी साड़ के। कितने लम्हे वो महज लब फेंचे से देखते रहे, फिर बिलाकर वो जैसे किसी और नतीजे पर पहुंचकर धीमे से मुस्कुराए। इनकी खास मुस्कुराहट इस बात की गमाज थी कि अगला फैसला इससे ज़रा तबाहकुन और शफाक होगा। सलामा ने कदर तशवीश से नहीं देखा। तो ठीक है, तुम नहीं ना सही, मगर हमने ज़ुबान दी मज़र यस्तानी को किसकी बेटी इस घर की बहू बनेगी। उन्होंने हतमी अंदाज में कहते हुए दोबारा नशिस्त संभाली। लिहाजा अब इसका निकाह उसामा से होगा। और ट्रिपल लाख लानत आगा जी दे उत्ते डुब के मर जावे आगा जी, दोबारा इनकी ज़िंदगी में जहर नहीं घुलना चाहिए। वो लड़की ने मज़ीद बेसुकून कर देगी। किसके साथ? उसामा या महज़ेब के साथ? वो फिर इसी सफाकी से मुस्कुराए। ओ लाख लानत है आगा जी, आप
बस सलामा शाह एकदम इन्होंने हाथ उठाकर इसे बात करने से रोक दिया। मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं, वो तुम्हारी मांग है, और अब अगर तुम्हारी गैरत ये गवारा करती है कि इसे अपने भाभी के रूप में देखो तो ठीक है, वरना कल अपनी बीबी जान को जवाब दे देना। बात मुकम्मल करके वह गर्दन मोड़कर पास रखे सिगार केस की तरफ मतवजा हुए तो सलामा कई लम्हे पर शिकन पेशानी और लहू रंग आंखों से इन्हें देखता रहा, और फिर लब भेज कर कुछ कहने से खुद को रोकते हुए बाहर निकल गया। कदमों की चाप बता रही थी वो किस कदर मुश्किल और बेबस हो रहा है। आगा जी ने डायरेक्ट इसकी गैरत को ललकारा था, कोई और होता तो वो गुस्ताखी कर जाता, मगर मुकाबिल आगा जी थे। इसे अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करके खुद को तहम्मुल का लबादा उड़ाना था। मैंने सलामा पहली वाली मजलूम लग रहा तो आगा जी ने तो बंदा कुत्ते आगे पा दो, कसम मुझे इतना जहर लग रहा है ना ये आदमी, मैं क्या ही बताऊँ। अभी के सामने पहले मैंने अभी जहर लग रहा सी, हुण मैंने आगा जी जहर लग रहा, तो हुण अभी दोबारा फिर मेरे को सुनने वास्ते आ गया खरियाँ खरियाँ। अभी के सामने तो वो कमज़ोर पड़ने लगी थी, मगर यूं ही तन्हाई में सराय इसके अंदर का अनाद ओत कराया। सलामा शाह के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का सौदा सरासर खसारे का सौदा था, और वैसा करने की हिम्मत खुद में नहीं पा रही थी। क्या करे क्या ना करे के फैसलों के दरमियान मोहल्लक को कोई राह फरार तलाश करना ही चाहती थी कि अभी की एकदम तबीयत की नासाजी ने सब कुछ भुला दिया। रही से ही कसर बीपी शूट करा के करा लेती अब्बी ने। आज चंगी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। बीपी शूट हो गया था, फ़ौरी तौर पर मेडिकल एड देना पड़ी। मामले और मौके की नज़ाकत ही ऐसी थी कि लारे बापी ने फ़ौरन तारीख तय करने का शोशा खड़ा कर दिया। एक तो यार है जी फसादन आपी आई है ना दी, इनू तो बंदा इनू ना धक्के मार के कड्डो वापस, इनू भेजो उत्थे। निज़ाम भाई कितने गया, इनू लैके निकले इस औरत नू, गंदी औरत नू आ गई फसाद पाने वास्ते। अभी 3 दिन पर कुछ बेहतर हुए तो नूरजहां बेगम ने आखिरी बार आगा जी से सलामा के मतलब पूछ लिया। जवाबन इन्होंने सलामा को अपने कटहरे में ला खड़ा किया। बात ही ऐसी थी कि वो बेबस हो रहा था। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। इधर माज़ेब मजबूरन लपसी हुई थी तो इधर सलामा को आगा जी की ब्लैकमेलिंग पर घुटने टेकने पड़े। वो गालबन भूल गया कि शिकस्त का जायका इन्होंने कभी चखा ही नहीं। इनके पास तुरुप का ऐसा पत्ता था जिसे वो हर किसी को मात दे दिया करते थे, खौफ सामने सलामा शाह गर्देजी हो या जक्का उलर्ब हो या उसामा शाह हो। मैनू क्यों लग रहा फिर आगा जी ने जो इन्हें शिकस्त तो जैका चखना ना तो इन्हें होर कुछ चखन वास्ते पानी नहीं लभना। इन्हें अपनी बात मनवाने का फ़न आता था। इधर नाजिम भाई एक हफ्ते के नोटिस पर दोनों बच्चों को ले आए थे। झुड्डू बिल्कुल ईरान मरीद, सच्ची कसमें लभ्या नाजिम भाई तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ। मदद साहब की नासाजी तब्बा के पेश नज़र शादी कराची में करने का फ़ैसला हुआ। लिहाजा लारिया बापी ने आयशा और फातिमा के साथ कपड़ों और ज़ेवरात की शॉपिंग शुरू कर दी। अलबत्ता ज़रीना घर पर रुक जाती थी। इधर काम भी होते थे। दूसरी तरफ नाजिम भाई ने मेहरान शाह और ज़ारून शाह के साथ बाहर के काम संभाल लिए थे। शादी करने के लिए कौन से महीनों की ज़रूरत होती है? पैसा वाफिर हो तो एक हफ्ते में भी आलिशान शादी का एहतमाम किया जा सकता है। मज़ा साहब ने भी कोई दकीका फ़रोगज़ाश नहीं छोड़ा था। अजीब सी शादी थी कि दोनों फरीकी राज़ी न थे। इधर माज़िब मजबूर थी तो उधर सलामा शाह बेबस, मगर फिर भी बाकी सब खुश थे। बाकी सारे फिर आपस में ब्याह करा लो। आगा जी ने सलामा को राज़ी कर लिया, लिहाजा नूरजहां बेगम की खुशी भी दीदनी थी। तो अन्नी औरत बड़ी चंगी बनी फिर दी। इनकी सादगी थी अलाइलमी की, नहीं ये मालूम न था कि आगा जी ने इसे किस तौर आमादा किया। इनके लिए तो बस यही बात पाई से मसरत थी कि सलामा ने हाँ कह दी, क्योंकि भाई की तबीयत के पेश नज़र इनकी ख्वाहिश ये थी कि वो इनकी शानों की को बेटी के भारी फ़र्ज से आज़ाद करा दें। बेटी ना होगी बोझ ही हो गया ਉਹਦੇ वास्ते। जिस रोज़ इसे माया में बैठाया गया फूट फूट कर रो पड़ी। लारे बापी ने इसे जुदाई का फितरी रन समझकर मुस्कुराते हुए इसे गले लगा लिया, मगर वो रोई चली गई। यार एक जितना इसे लरे बापी का नाम आंदा ना, मेरा दिल करता फड़ के गिच्ची मरोड़ता पकड़ के, कसम मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है इस औरत पे। पागल हो तुम भी माँ, हर लड़की पर ये वक्त आता है, तुम पर भी आया। बस ये ज़रा मामला तुम्हें यहाँ छोड़ जाने का, तो खैर इससे क्या फ़र्क पड़ता, तुम खुश हम खुश। वो इसे छेड़ रही थी, बल्कि फातिमा और आयशा कुछ मतजब सी थी। इसके और सलामा के दरमियान क्या बदगुमानियाँ वो जानती थी गालबन, इसीलिए दोनों बहुत संजीदगी और रंजीदगी के साथ तैयारियों में शरीक थी। एक और ज़रीना दौलत की खातिर कुर्बान की जा रही थी। बिलखसूस फातिमा इसे पहले से मतनबा कर चुकी थी, इसलिए जब वो इन्हें बेबसी से देखती तो वो नज़र चुरा जाती। किसी करो फर और किसी यकीन से इसने कहा था मैं सारा ख़ानदान हिला कर रख दूँगी, मगर अब अब्बी की मोहब्बत और नूर पुप्पो की शफ़क़तों ने इसे कितना बेबस और लाचार बना दिया था। आयशा और फातिमा से हत्तुल मकदूर चुप कराने की सही करके बाहर चली गई, तो लरे बापी ने अपने और इसके आंसू साफ करके इसका सर ऊंचा किया। क्या बात है माँ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? लानती घटिया औरत नूं हुण पूछना याद है, लानती नूं। कनाडा को इतना दूर तो नहीं, एक साल में तुम एक बार तो आसानी जा सकती हो। मैं जानती हूँ वालिदैन से बहन भाइयों से दूर कितनी कठिन होती है। मुझे देखो, मैं भी तो बिल्कुल अकेली थी नाजिम के साथ कनाडा में। तुम्हें तो फिर यहाँ ढेर सारे मोहब्बत करने वाले रिश्ते मिल रहे हैं। सलामा एक अच्छा इंसान है, मुझे उम्मीद है कि इसकी मोहब्बत तुम्हें जल्द हमें हमारी याद भुला देगी। तेरे बगैर ये याद रखना कौन चाहता। नासियाना लहजे में कहते कहते वैसे शौकी से छेड़ने लगी तो एकदम जहर खंद हो गई। मोहब्बत और मुझसे? अरे मेरी भोली आप ही किन खुश रंग ख्यालों में आप।
सलामा शाह मुझसे नहीं इन ढेरों मुरब्बा ज़मीनों कनालों पर मुश्तमिल बागात से शादी करे। इसे मुझसे मोहब्बत है और ना ही मुझे इससे, बल्कि इस जैसे शख्स से तो नफ़रत भी नहीं की जा सकती। ये महज़ब यज़दानी का स्टैंडर्ड नहीं कि अपने बाप के कत्ल के ख्वाह शख्स से नफ़रत करे। वो सोचती रहेगी दौर फिट्टे हाल तू भी सोचती रहेगी भौंक पे मूँह नूं पहले तो बड़े ज़बान कुत्ते बन के फिरती रहती सी तो हुण दंदल पै गए इनू भी। नूर पप्पू ने जल्दी जल्दी में भी बड़ी खूबसूरत बरी बनवाई थी। लारे बापी समेत इसके तमाम ननियाली रिश्तेदारों ने सराहा और इस पर रश्क किया। सलामा शाह को अपने तौसीफी नज़रों से देखा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये क्या जाने कि दिल की खुशी क्या, कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा ही जानता है। आप के दोनों बच्चे सलामा से मिलने के लिए बेकरार थे और जब से इससे मिलकर आए थे बहुत मुतासिर थे। सारा वक्त माज़ेब के कान खाते रहे, बच्चों की सादगी पर मुस्कुराती दिल ही दिल में खून जलाती रही जिस तरह मेरा सड़ता पिया। शादी वाले दिन इस पर टूट कर रूपा काल्पन जिंदगी में पहली बार इस तरह सवारा हुआ देखा था अपना आप। वो कई लम्हे हैरत से शीशे में उभरते अपने अक्स को देखती रही। ये रंग, ये रूप इस वहशी इंसान के लिए तो नहीं होना चाहिए था। जरीना और आयशा भाभी के माशाल्लाह चश्मे बद दूर कहने पर इसका दिल चाहता हम बकिया सब बहुत खुश थे, हत्ता कि फातिमा भाभी भी इसका दिल साफ करने की खातिर आज बिलखसूस सलामा की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। गालबन छोटी बहन की पुरअज़ियत और आजमाइशी ज़िंदगी की मिसाल से इबरत पकड़े हुए इसे खुशाइन मुस्तकबिल के लिए हमार करना चाह रही थी। औरत का खमीर समझौते से गूंदे बहुत ज़रख़ीज़ है। इसके दिल की ज़मीन मोहब्बत ही मोहब्बत उगाती है, ख्वाह नफ़रत ही बो। तुम समझ रही हो ना महज़ेब, अब तुम्हें भी अपने इस नस्वानी वसब का सहारा लेना है। इसे स्टेज पर लाकर सलामा के साथ बिठाने से पहले इन्होंने कहा था। ज़रा देर पहले निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए इसने आखिरी बार दिल को समझाने की सही की, मगर अजीब सी बर्फ़ जम गई थी एहसासात पर। लिहाजा फातिमा भाभी की बात भी इसकी समाअतों ने सुनी थी, कबूल नहीं की थी। तस्वीरों, मूवी और हंसी छेड़छाड़ के बीच वो बस मान्यते बता बैठी थी। सामने साथ बैठे सलामा का हाल भी इससे मुख्तलिफ ना था। दोनों खुद पर कंट्रोल किए हुए थे। रुखसती के वक्त वो अभी से लगकर रोई तो जैसे आंसू की झड़ी लग गई। लारे बापी समेत फातिमा, आयशा और जरीना जानती थी कि वो क्यों पिलक रही। ये महज जुदाई का दुख नहीं था, बल्कि एक आजमाइशी दौर में दाखिल होने का खौफ भी था जिसने आंसुओं की शक्ल इख्तियार कर ली थी। सलामा शाह अलबत्ता इसकी गिरियाजारी से और बददिल हो गया। वो राज़ी हो गई थी, इस पर वो पहले ही हैरान था, मगर अब अंदाज़ा हुआ कि वो अपने अभी के आगे मजबूर थी जैसे वागा जी के सामने, और शायद दोनों महज किस्मत के आगे सरनगू हुए थे कि यही हकीकत है। उम्मीद है कि खून साड़न वाले सीन हुण मुक गए होने। फातिमा और आयशा भाभी की छेड़छाड़ और बेजी की दुआएं समेट कर वो जिस वक्त अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, बहुत हद तक इसका दिल एक नए रिश्ते और इसकी खूबसूरतियों को कबूल करने लगा था। कुछ फातिमा भाभी की इशारतन की गई नसीहतों का असर था कि हत्तुल मकदूर अपना दिल साफ करके अंदर दाखिल हुआ था। चल तेरा दिल साफ हो गया, गलीदा किन्ने कौन करेगा। तवीलो अरीस कमरे को ताज़ा फूलों से सजाया गया था, इसलिए इनकी महक और यकदम इसके अंदर तरावट भरती थी। इस एक तरफ सोफ़ा सेट और मेज़ें सेट थी, इससे आगे जाकर किंग साइज़ बेड, ड्रेसिंग टेबल और लकड़ी का मनकश अलमारी थी। कमरे के हर चीज़ नफासत का मुँह बोलता सबूत थी। इसने गहरी सांस भरते हुए फूलों की खुशबू को अपने अंदर उतारा और आगे बढ़ाया। बेड पर लाल गठरी में गालपन महज़ेब सर झुकाए बैठी थी। इसने पैरों को खुश्सों से आज़ाद कराते हुए गौर किया तो महसूस हुआ जैसे लाल दुपट्टे के अंदर जीती जागती लड़की नहीं बल्कि कुछ सामान धरा। एक अजीब से एहसास में घिरते हुए इसने तेरी से आगे बढ़कर दुपट्टा खींच लिया। ओह! बेसख्त लबों ने बेआवाज़ जंबिश की। हज़ार के नोटों की ढेरों गड्डियों के ऊपर लगातार जेवरों के डब्बे धरे थे और सबसे ऊपर एक फ़ाइल रखी थी। सलामा ने मकान के अंदाज में वो फाइल खोल ली, ज़मीन के कागजात के। ये क्या बकवास है? तो बेइज्जती नहीं होगी सलामा शादी। आलमी इश्तिहार में इसने फ़ाइल पूरी कुव्वत से बेड पर पटकी और महज़ेब की तलाश में निगाह दौड़ाई। वो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर ही इस्तारा थी, अपनी तमाम तरह हशर सामानियों से लापरवाह। वो जिस तनफ़्फ़ुर और तंज़े से देख रही थी, सलामा शाह के रेशे में जैसे लावा दौड़ गया। कैसी लगी अपनी दुल्हन सलामा शाह? सलामा के मतवजा होते हुए जहरखंद लहजे में बोली तो इसने भमेज गई। तुमने इसी ज़र ज़मीन और जेवर से ही तो शादी की है ना? तो देखो मैंने तुम्हारी सेज कैसे सजाई, कहो कैसी लगी, क्या मुँह दिखाई दे रहे हो इसे? इसका इस्तेज़ाइया लहजा आग बरसा रहा था। सलामा का खून को उबलने को हो गया। बकवास बंद करो, मुझे ऐसे लहजे सुनने की आदत नहीं, ज़ुबान खींच लेता हूँ मैं। इसने बराह रास्त इस पर हमला किया तो वो तैश से भड़क उठा। और इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो सलामा शाह? तुम जैसे फ़िरौनियत के मारे लोग मेरी नज़र में इंतहाई काबिल रहम है। वो तनफ़्फ़ुर से सर झटक कर बोली। ज़ुबान को लगाम तो नहीं तो। इसकी बंद मुट्ठियाँ और भेंचे लब गवाह थे कि वो कुव्वत बर्दाश्त की आखिरी हद पर खड़ा। नहीं तो क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पर? एक तलीम याफ्ता महज़ब इंसान का यही शेवा तो होता है। गुस्से, धमकी और धोन से काम नहीं निकले तो हाथ इस्तेमाल कर लिए। आखिर अल्लाह ने मजबूत हाथ दिए किस लिए? बेईमानी से दौलत समेटने और कमज़ोरों का गोश्त उधेड़ने के लिए। बल्कि खामोश हो जाओ महज़ेब, नहीं तो मैं हद से गुजर जाऊँगा। हद से तो तुम गुजर चुके हो सलामा शाह, अब कौन सी हदें कायम रह गई हैं? अभी का पता साफ ना हुआ तो मुझे ब्लैंक चेक समझ लिया। आखिर कितना गिरोगे सलामा शाह, कितना? कोई तो इंतहा होगी। इसकी बात काटते हुए महज़ेब की ना सिर्फ आवाज़ ऊंची थी बल्कि वो जिस बेखौफी और डर अंदाज में इसके मुकाबला खड़ी थी, सलामा की आंखें चिंगारियाँ उड़ाते हुए इस पर मरकूज़ थी।
ایک جہاں کامتا تھا اس کے غصے سے مگر یہاں سے نہ تھا۔ سلامہ نے لب بھیجتے ہوئے اپنی خون سے ابلتی پھڑکتی کنپٹیوں میں کھنچاؤ محسوس کیا۔ تم انتہائی بد لحاظ اور بد تہذیب لڑکی، تمہیں رشتوں کی نزاکت کا احساس نہیں۔ بیجی کی محبت اور خوشی کا خیال ہر دم اس کے ساتھ تھا جب ہی وہ لحاظ کر رہا تھا۔ کچھ رشتے اور موقع کی نزاکت کا پاس تھا مگر دوسری جانب ایسے کوئی کمزوری نہیں تھی۔ جب تمہیں رشتوں کے تقدس کا پاس نہیں تو بالکل خاموش ہو جاؤ، اب ایک لفظ نہ نکلے۔ ایک دم سلامہ نے آگے بڑھ کر اپنی آہنی انگلیاں اس کے بازو میں کاٹ دی تو وہ غیر متوقع افتاد اور اس کے برفیلے اور خوفناک لہجے پر ساکت رہ گئی۔ ہونے بھی تو جب ہوئی نا۔ دلہن کے روایتی اور حسین روپ میں اس وقت اس کا حسن دو اچھا لگ رہا تھا۔ اس پر متضاد غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں اور حسین لگ رہی تھی۔ سلامہ ایک لحظے کے لیے اسے تکتا رہ گیا جبکہ وہ اذیت برداشت کرتے ہوئے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ مجھے زبان دراز لوگوں سے نفرت ہے، بہت کٹھور ہوں میں ان کے لیے۔ تم اپنے لیے میرے اندر کے سوئے ہوئے وحشی کو مت جگاؤ، نہیں تو بہت پچھتاؤ گی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں پانی اتر رہا تھا۔ سلامہ نے انتہائی سرد لہجے میں کہہ کر اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا تو وہ توازن قائم نہ رکھ سکے، لڑکھڑا کر اس کا بازو تھام گئی، مگر فوراً اسے چھوڑ کر خود کو سنبھالا۔ پچھتاوا تو میری زندگی کا روگ بن گیا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کی گئی ہوں۔ یہ پچھتاوا ساری زندگی مجھے سکون نہ لے دے گا، مگر یاد رکھنا میں خوش نہیں رہی تو سکھی تم بھی نہیں رہو گے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ دولت حاصل کر کے کس طرح بے سکون رہ جاتا ہے۔ جاؤ اپنے آغا جی کو دے آؤ یہ سوغات۔ نفرت سے انکارہ بھر کر کہتے ہوئے اس نے چیلنج بھرے لہجے میں کہتے ہوئے بیڈ پر دھرے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ ان سے کہنا کہ انسانی زندگیاں احساسات اور خوشیوں پر سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، اسے دگنی دولت کا۔ مگر سخت غصے اور اشتعال سے وہ کانپ رہی تھی۔ سلامہ کی آنکھیں وحشت سے جلنے لگی، آگے بڑھ کر یکدم اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ وہ اذیت سے کراہ کے رہ گئی جبکہ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا، خاموش ہو جو بدذات عورت، نہیں تو میں یہی تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ ایسا کرنا تو پہلے کہنا تھا سلامہ سے، میں خود یہ سب دولت تمہارے نام کر دیتی۔ تمہیں اپنے ہاتھ نہ خون سے رنگنے پڑتے، نہ جھوٹے گواہ ڈھونڈنے پڑتے سزا سے بچنے کے لیے۔ مگر اب ایسا ممکن نہیں تو تم مجھے مار کر بھی کچھ حاصل نہ کر سکو گے، میں سب کچھ ٹرسٹ کے نام کر کے مروں گی۔ شدید تکلیف کے باوجود بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہہ رہی تھی، جس کے مضبوط بازوں کی گرفت اور قربت اسے پکھلائی دے رہی تھی۔ سلامہ کے تمام تر خشونت بھرے تیور اور سخت کشمگی نظریں بھی اسے ہراساں نہ کر سکی۔ جھنجلا کر اس نے اسے چھوڑتے ہوئے بیڈ پر پٹک دیا۔ اپنا یہ ڈرامہ ختم کرو، اٹھاؤ یہ سب یہاں سے اور جا کر کپڑے بدلو۔ ایک دم اس نے اپنا لہجہ بدل لیا، انداز میں تحکم اور قطعیت کچھ اس شدت سے در آئی کہ مہذب مزید کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکی، مگر اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ لگتا ہے دماغ ابھی درست نہیں ہوا تمہارا، تمہیں یقیناً زبان سے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ کئی ثانیے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے کے باوجود جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو سلامہ نے ایک جھٹکے سے تمام چیزیں نیچے کارپٹ پر پھینکی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اور تمام تر عرصے میں یہ پہلی بار تھا کہ زیب نے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس کیے۔ تو انیاں گلاں سنائیاں انہوں، اننا کچھ سنایا تے ہن کچھ تے تینوں بھی بھگتنا پے گا نا۔ صبح فاطمہ بھابی ناشتے کے لیے سنور پھپھو کے پاس لیں۔ زرینہ بھابی بھی وہیں موجود تھی۔ سلامہ شاید ابھی سو کر اٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس کے کہلا بھیجنے پر پھپھو نے اس کے لیے ناشتہ لگوا دیا۔ دل تو اس کا قطعی نہیں چاہ رہا تھا مگر بعد لینا خواستہ اسے آنا پڑا۔ صبح کے وقت کہیں جا کر آنکھ لگی تھی، سلامہ تو بڑے اطمینان سے سو گیا مگر دکھ، اذیت اور بے قراری نے اسے سونے نہ دیا، اس لیے اس وقت سر بھاری اور آنکھیں سوج رہی تھی۔ تینوں جو نے عزت نہ کیا کہ جا کے کپڑے بدلا تو نہیں اٹھی تو پھر ہون تین میں کی کہاں۔ کھاؤ بیٹا، یہی تو دن ہے کھانے پینے کے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ ہائے زرینہ کا بھی کیا مقدر ہے، خدا کرے تم خوش رہو۔ زرینہ ذرا دیر کے لیے اٹھ کر باہر نکلی تو انہوں نے طویل سرداب بھر کر کہا۔ ماں زیب نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا۔ اس گھر میں ایک اور وجود بھی دکھوں کی بھٹی میں جل رہا تھا۔ اسامہ شاہ بھی سلامہ شاہ کا ہی بھائی تھا، اسے بھی کمزور عورت پر حکمرانی کرنے کا خبت تھا، مگر اسامہ نے تو محبت کی خاطر بغاوت کا علم بھی بلند کیا تھا۔ اس کا عمل تو ایک قسم کا منتقمانہ رد عمل تھا، جبکہ سلامہ شاہ اسے تو صرف دولت کی چاہ اور زمین کی ہوس نے آغا جی کے اعلیٰ کار بننے پر مجبور کیا۔ اس کا ذہن عجیب سے دھیڑ پن میں مصروف تھا، پتہ نہیں پھپھو کیا کہہ رہی تھی۔ وہ آتشی گلابی کامدار بھاری جوڑے میں سر جھکا ہاتھوں میں پڑی طلائی چوڑیاں گھماتے ہوئے زرینہ اور اسامہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر پھپھو کے پاس ہی کاؤچ پر نیم دراز ہوگی، بھائی تو تقریباً سبھی ناشتے میں مصروف تھے۔ پھپھو اسے پاس بٹھائے سلامہ کے مزاج، عادات اور خوبیاں گنوا رہی تھی۔ ہائے میری بھولی پھپھو، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کے اچھے بیٹے کے اندر کیسا شفاق انسان چھپا بیٹھا ہے۔ اس کی تعریفوں کے پل بنتے دیکھ کر اس نے قصداً نظر چرا لی تھی۔ اسی لمحے زرینہ سلامہ کے جاگنے کی خبر دینے اندر آئی۔ سادہ سے نیلے سوٹ میں وہ بڑی لاپرواہ نظر آ رہی تھی۔ اسے یکدم فاطمہ اور عائشہ بھابی کا نکسک سے تیار رہنا یاد آیا۔ کل بھی وہ دونوں کس قدر سجدھے سے بارات کے ساتھ آئی تھی، جبکہ زرینہ نے بہت ہی ہلکے کام کا لائٹ کلر والا سوٹ پہنا تھا۔ اس کا دکھ زرینہ کے دکھ سے جیسا تھا۔ دونوں کی شوہر کی سچی محبت نہیں ملی تھی، اسے دولت کی محبت کے باعث اور انہیں محبت کی دولت کے باعث۔ زرینہ سہاگن ہو کر بھی سہاگن نہ تھی اور وہ سہاگن ہو کر بھی ابھاگن تھی۔ سلامہ کے آنے تک وہ قصداً زرینہ کو پاس بٹھا کر ان سے باتیں کرتی رہی۔ کچھ تو اپنا دل بہلانا مقصود تھا اور کچھ یہ بھی تھا کہ ایک ہی رات میں اسے اپنے اور زرینہ کے دکھوں کی شدت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دونوں مجبور تھیں۔ سلامہ جس لمحے ڈارک گرے کلر کے کڑکڑاتے شلوار سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا، وہ بلا ارادہ خود میں سمٹ گئی۔ نور پھپھو نے بطور خاص دونوں کو ساتھ بٹھایا اور نظر اتروائی گئی۔
सलामा ने देखा गुलाबी रंग के लिबास में इसका रंग कैसे दमक रहा था। इसके पहलू में बैठते हुए अंदाज ऐसा इस्तेहकाक पर रहा था कि वो पहलू बदल कर रहेगी। नूर पुप्पो किसी काम से बाहर निकली तो जरीना भी इनकी तकलीद में किसी काम का बहाना करके चलेगी। लगता है सोई नहीं तुम, बेजी से मिलने के लिए इतनी बेचैन थी कि मेरे जागने से पहले यहाँ उठाई। इनके निकलते हुए सलामा ने कदरे तंज और जलाने वाले अंदाज में सोफे की मखमली बैग से पुष्ट करते हुए कहा तो वो कहरमानी नज़र इस पर डालकर उठने लगी, मगर इससे पहले सलामा ने इसकी कलाई आहनी गिरफ्त में ले ली। सारी चूड़ियाँ एक छनाके से खनक उठी। बैठ जो, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। एक झटके से खींचा तो वो अपना बुरी तरह तवाज़न खोकर इसके पहलू में थम से आ गिरी। छोड़ दो मुझे, ज़र खरीद नहीं हूँ मैं, तुम्हारी मन को हूँ, अपनी अय्याशी के लिए ख़रीदा नहीं है तुमने मुझे और मेरे दिन रात को। तनफ्फर और गुस्से की शिद्दत में जाने में क्या बक गई। इसकी निकाह की क्या अहमियत है तुम्हारी निगाह में, कल तो बहुत नखरा कर रही थी। और फिर इस्तिज़ाई लहजे में बोला तो माज़ेब का पूरा वजूद जैसे झुलसने लगा। तुम सलामा शाह, पता नहीं वो क्या कहने वाली थी कि सलामा ने सर्द बरूदत भरी लाइट ब्राउन आंखें इसकी आंखों में डाल दी। वो लब फेंच की, वो एकदम संजीदा हो गया। मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं माज़ेब, तुम्हारा एक एक लफ्ज़ तुम्हारी राह का कांटा बना दूंगा, याद रखना। इसकी गज़बनाकी इसके पथरीले और अटल लहजे की कैफियत पर मजमत थी। तुम्हारा साथ कांटों पर चलने से ज़्यादा तकलीफ दे सलामा, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं। इसका नडर और बेखौफ अंदाज इसकी धमकी पर एक बार फिर औद कराया तो सलामा ने घनी मूंछों को उंगलों से जरिए संवारते हुए बड़ी गहरी नज़र से देखा। अब ये रात कांटों भरी है, ये फूलों से अटी, तुम्हें अब यही रहना माज़ेब, यहाँ से आज़ादी किसी का नसीब नहीं। अंदाज सरासर बेबसी का एहसास दिलाने वाला था। तो तुम मुझे यहाँ कैदी बना कर लाए? वो बुरी तरह झुलस की। कैदी तो वो होते हैं जो लड़ते हुए मैदान जंग में हार जाते हैं, इसलिए इन्हें कैदी बना दिया जाता है, मगर तुम तो लड़ने की ताकत भी नहीं रखती। कल के मुकाबले में आज इसका गुस्सा तंज में छुपा हुआ था। जंग लड़ने के लिए जायज़ तरीका इस्तेमाल किया जाता सलामा शाह, जबकि तुम चोर दरवाजे और ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने वाले कमज़ोर इंसान हो, हरीस और दौलत के पुजारी। एकदम खोलते हुए लहजे में कहकर नफरत और दावत का तमाम लावा इस पर बरसाते वो कमरे से बाहर निकल गई। इसी लम्हे लारे पापी और बच्चे वगैरह चले आए। इसने मुड़कर सलामा का रद्दमल देखने की कोशिश नहीं की। इसने अपने उठे हुए हाथ और जारहाना तेवर पर बमुश्किल काबू पाया था। लारे पापी तमाम वक्त इसे बेहद गहरी खोजती नज़रों से देखती रही, मगर इसने कसरत चेहरा बेतासर बना लिया। ढेरों आंसू आपी को देखते आंखों की सतह पर तुगयानी लाने के दर पे हो गए, मगर इसने खुद को संभाले रखने का अज़म कर रखा था। जैसे शाम को वलीमा था, आप ही से घर लेकर आई तो कुछ देर बाद आराम की घर से लेटने के लिए कमरे में छोड़ गई। बहुत अजीब से एहसास हो रहे थे इसके। जहन जैसे चटेल मैदान की तरह हो रहा था। कभी लगता कि अजीम दुख से हमकिनार हुआ दिल, कभी धड़कनों का इंतशार अभी के पुरसकून चेहरे को देख याद करके थमने लगता। कितनी देर वो सूदों से आंखें हिसाब किताब में उलझी रही, हत्ता कि आंख लगी। जब खुली तो एहसास हुआ कि अभी और लारे पापी कमरे में मौजूद है। मौजू गुफ्तगू इसकी आज़ाद थी। सब ठीक हो जाएगा अभी, आप बिल्कुल टेंशन न लें। माज़ेब एक समझदार लड़की और फिर जो बदगुमानी इसके दिल में आ गई, इसको सलामा की पुरखुलूस शख्सियत बहुत जल्द भुला देगी। आज आपने देखा नहीं वो किस कदर मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आया था। मुझे यकीन है कि माँ को इससे कोई शिकायत नहीं होगी। सारी मोहब्बत ते इज़्ज़त ने मैंने लगता तेरे वास्ते रखी सी। निज़ाम भाई तो एवं गया, तेरा ही हो जाता ना, फिर तेनों लगता पता। एक तो एंदा एक जुमला भी मेरा खून तो 2-4 किलो तो साड़ देता। लारेबाद सलामा की हंसी और इसके बज़ाहिर पुरसकून चेहरे को देखकर इस कदर तमानित महसूस करी थी कि अभी को यकीन दिलाते हुए इनका लहजा पूरा एतमाद था। अल्लाह करे ऐसा ही हो, तुम्हारी बातों से बहुत सुकून महसूस हुआ मुझे। मैं यही सब मालूम करने आया था इसके पास, मगर ये सो रही है। अभी भी मुतमिन हो गए। इसे सोने दीजिए, 1 घंटे बाद पार्लर जाना होगा। मैं खुद जगा लूँगी और आप बिल्कुल परेशान हो। ऑपरेशन के लिए जिस कदर मुमकिन हो दिमाग को रिलैक्स रखना चाहिए। रहेगी माज़ेब की बात तो वो पाकिस्तान में आराम से रह लगी। फुप्पो इधर और फिर वो तीनों बहनें भी बहुत अच्छी हैं। सलामा से मिलकर मुझे तो कम से कम कोई फिक्र नहीं रही। नाज़िम भी ये कह रहे थे कि सलामा बहुत रख रखाव वाला शख्स है। आपका ऑपरेशन होता तो इंशाल्लाह इन दोनों को वहाँ बुलवा लेंगे, कुछ वक्त आपके सामने गुजार लेंगे तो आपको इत्मीनान हो जाएगा। मगर फ़िलहाल तो 1 हफ्ते बाद हमारी फ़्लाइट है। लारे पापी जाने खुद कितनी मुतमिन थी, अलबत्ता अभी को ललासे और तसल्लियाँ दिए जा रही थी। वो जागते हुए भी आंखें मूंदे हुए थी। बेख्तियार गर्म गर्म आंसू पलकों से फिसल कर तकिए में जज़ब हो गए। शाम को वलीमा था। एप्पल ग्रीन कामदार भारी शरारे में नफासत से किए गए मेकअप और जेवरात में वो बहुत अच्छी लग रही थी, मगर आंखों में उठते धुएं से साफ लग रहा था कि इसके दिल में आग दहक रही। जिस लम्हे सलामा शाह से डिनर सूट में इसके पास लाकर बिठाया गया, इसका वजूद जैसे एकदम बर्फ़ होने लगा। 1 हफ्ता गुजारने में जितना वक्त लगा, इतना ही अरसा इसे खुद को बावर करवाने में लगा कि अभी से अभी और अभी की मोहब्बतों के बाद ज़िंदगी का ये तवील और कड़ा सफ़र तय करना है। मोहब्बतों के बगैर वो रिश्ता निभाना जिसे महज अभी की मोहब्बत और मान भरोसे की खातिर इसने जबरन कबूल किया। इस दौरान कराची में मुकीम रिश्तेदारों के यहाँ ज़ियाफ़तों के एहतमाम भी होते रहे। सलामा अलबत्ता बखिया दिन जाने का मसरूफ़ रहा। शाम को आता भी तो थका मांदा, ज़्यादातर जाफर भी जाना होता था, लिहाजा थकने के बावजूद इन सब के साथ चल पड़ता। मामा जी और आगा जी की खातिर ज़ब्त कर रहा था। कुछ बेजी की नसीहतें थी। जिस रोज़ इन सब की फ़्लाइट थी वो सुबह से रोई जा रही थी। रात से ही अभी की तरफ आ गई थी। वो आप ये भांजे भांजी समझा के थक गए, मगर इसके आंसू नहीं रुक रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार वो अभी से जुदा हो रही थी। सब ठीक हो जाएगा गुड़िया, अभी के ऑपरेशन के बाद मैं बुलवाऊंगी तुम्हें और सलामा को, घंटों में पहुंच जाओगी अभी के पास। वो इसे हंसते हुए दिलासे दे रही थी।
3-4 दिन में बुखार में चलती रही। जब तबीयत कुछ बेहतर हुई तो जैसे से चुप लगी। आगा जी सारून और मेहरान आयशा और फातिमा के साथ वापस गाँव लौट गए, जबकि बेटी ने ज़रीना और उसामा को यहाँ रोक लिया था। उसामा खुद रस्सियाँ तोड़वाना चाहते थे, मगर यहाँ दावतों वगैरह में साथ आने जाने से ज़रीना उनके ताल्लुकात किसी हद तक बेहतर होने के इम्कान थे। सलामा शाह को तो यूँ भी ज़्यादा वक्त शहर में गुजरता था, लिहाजा बेजी ने माज़ेब की वजह से यही दुरुस्त जाना कि वो दोनों शहर में रहे। फिर माज़ेब की ननियाल भी यहाँ थी। खुद सलामा भी यही चाहता था। गालिबन अपने और माज़ेब के दरमियान रंजिशें और तलखियाँ थी जिन्हें वो बेजी से मख्फी रखने का ख्वाहिशमंद था, वरना वो उसामा भाई की तरह इससे भी बदजन हो जाती। कितना समझाती थी वो उसामा को भी। माज़ेब को फ़िलहाल इस प्रोग्राम का इल्म नहीं था। ज़रीना भाभी से कंपनी देती थी, कुछ वो भी इनसे कुर्बत महसूस करती थी, लिहाजा सलामा की गैर मौजूदगी में इनके साथ ही रहती। इनके उजाड़ हुली और खुद से लापरवाह रहने की आदत इसने अच्छी तरह नोट की थी। दर हकीकत जब शौहर ही तवज्जो न देता तो औरत से इनकार किसके लिए करे। एक रोज़ इसने कहा तो ज़रीना तल्खी से मुस्कुरा दी। माज़ेब बीबी, क्या बताऊँ तुम्हें, अब तो तुम इस घर में आ गए हो, सारी कहानियाँ धीरे धीरे समझ जाओगे। बस यूँ समझो कि जब माली को बाग से फल खाने का ख्वाहिश न रहे तो वो इसकी देखभाल ही छोड़ देता है। ज़रीना शाह का वजूद भी एक ऐसी बाग की तरह, इससे किसी की खुशी वाबस्ता नहीं। एक बार साले में एक शेर पड़ा था, बड़ा हस्बे हाल लगा। जब देखने वाला कोई नहीं, खिल जाओ तो क्या, गहना हो तो क्या। बस यही दास्तान है हमारी भी। मैं वो फूल हूँ जिसके खिलने का उसामा शाह को इंतज़ार न था। अब चाहे इसके कदमों तले कुचल दी जाऊँ, ज़मीनों के सौदे तो तय हो गए ना। तन से जलती हुई अजीब जहरीली सी हंसी इनके लबों पर थी। माज़ेब की आंखों में नमी चपकने लगी, मगर दिल में एक ख्याल ज़रूर आया कि उसामा एक मोहब्बत करने वाला खरा शख्स है, वो जालिम नहीं है, महज अपनी बेबसी का बदला ले रहा है। इसकी ज़िंदगी को यूँ बंजर होते देखना ज़्यादती है, इसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसने फ़ैसला किया, चलो एक पहला चंगा काम कर रही है, खोर तो कुछ बोल नहीं सकी है ना, तो ज़िंदगी सवर जाएगी। अब ये आपी के फ़ोन तकरीबन रोज़ आ रहे थे, इसलिए वो बुझे दिल से ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुई थी। हर वक्त फ़ोन पर अभी की आवाज़ से ढेरों उम्मीदों और ख्वाबों से पुर लगती है। वो महज इनकी खातिर एक बार फिर जीने के लिए डर गई थी। जहाँ भी जाना होता वो बेजी से कहकर बतौर ख़ास उसामा शाह को अपने साथ चलने पर मजबूर कर देती। पर ज़रीना भाभी को ऐसे तैयार करती कि खुद रहन रह जाती। ये सारा सी ज़रीना जो हम वक्त किसी के चोटी बनाए कसकर चोटी बनाए, बिना काजल बिना जेवर के कितनी उजड़ी उजड़ी वीरान लगती थी, ज़रा से मेकअप से खिल जाती। इसने गौर किया तीनों बहनों में कम सम होने की वजह से और कुछ कुदरती तौर पर सबसे ज़्यादा हसीन ज़रीना ही थी। लांबी पलकों वाली स्याह आंखें, सितवा नाक, अहमरी लब, सरो कद मुतनासिब जिस्म और शहर की आलूदगी से पाक माहौल का आकाश, खूबसूरत चेहरा, हर चीज़ अच्छी और खूबसूरत थी। इसे ज़्यादा मेहनत न करनी पड़ती, वो नाना करती रह जाती, मगर वो मान कर न देती। कोई आपको आपका हक प्लेट में सजा कर नहीं देता ज़रीना भाभी, आगे बढ़ कर छीन कर हासिल करना पड़ते अपने हकूक़ को। उसामा भाई की त्वचा, मोहब्बत और ज़िंदगी पर आपका सिर्फ आपका हक है। बुज़दिलों की तरह पीछे मत हटिए, आगे बढ़ कर एहसास दिलाइए, यानी कि ज़िंदगी का एक हसीन ख़जाना है आपका वजूद, जिसे सिर्फ निगाह करके वो ज़्यादती करें खुद पर। इनकी तंज़िया बातों का जवाब भी वो इत्मीनान से मुस्कुरा कर बोली थी, मगर मुझे अपनी नुमाइश कराना मंजूर नहीं। महज़ मोहब्बत ज़ात से होती है, वजूद से नहीं। लेकिन वजूद के बगैर ज़ात कुछ नहीं होती। अगर ऐसा ना होता तो उसामा भाई अपनी खोई भी मोहब्बत का मातम न करते, बल्कि इसे हमेशा के लिए अपने सीने में दफन करके कहीं दूर जंगलों में निकल जाते। वो हार ना मानने वाले लहजे में मजबूती से बोली तो वो हंसी। ये महज लफाजी है, मोहब्बत इंसान के सीने में होती है, आंखों में नहीं। कि सामने अगर कोई और हसीन मंजर नजर आ जाए तो इस पर दिल माइल हो जाए। ज़रीना बहुत मायूसी और दिलगिरफ्तगी से कह रही थी, मगर मुस्तकिल हसीन मंजर देखते रहने से दिल में बसे पुराने खंडर खुद ब खुद पसे मंजर में चले जाते हैं। ये मेरा यकीन है, आप आजमा लें। इसने गोया चैलेंज कर दी। ये मेरा नसीब है माज़ेब, और नसीब आजमाए नहीं जाते, भुगते जाते हैं। गहरी सांस भरकर उठ गई और इसके साथ हाथों में पकड़ा गजरा इसके बालों में ही सेट करके बाहर निकल गई। और वो ये सोच कर रुक गई कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस लम्हे जब वो बाहर निकल रही थी, सलामा तेजी से अंदर आई। ज़रीना को देखकर कुदरती तौर पर वो कुछ ठिठका, और फिर जब अंदर आकर इस पर नज़र पड़ी जो मेकअप का सामान समेट रही थी, ये बात समझ में आ गई कि ज़रीना भाभी की काया किसने पलटी है। खुद वो भी पर्पल कामदार साड़ी में जच रही थी। जल्दी तैयारी मुकम्मल करो, सामा भाई इंतजार कर रहे हैं बाहर। वो कदरे मुतासिर हुआ था, मगर कस्तन इसका इजहार न करते हुए मखसूस खुरदरे लहजे में कहा। महाजेब खामोशी से पल्लू संभालती बाहर निकल गई तो वो भी परफ्यूम छिड़क कर इसकी तकलीद में चला। इस रोज़ महाजेब के मामू के घर दावत थी। इन दोनों जोड़ों को खूब सराहा गया। इसने खुश होकर ज़रीना भाभी और सामा भाई को देखा जो अपनी तारीफ पर कुछ शहम से गए थे। इसने आंख बचाकर ज़रीना को विक्ट्री का निशान दिखाया तो वो महजूब सी होकर मुस्कुरा दी। आयशा की गैर मौजूदगी के बायस वो कम ही तल्ख होती थी, अलबत्ता तंज़िया लबो लहजा तो गोया इनकी आदत सानिया बन गया था। बस वो जब बंदे को मुसलसल टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ता है, वो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है ना, तो उसको खुद ब खुद तलख हो जाता है। मैंने कह दिया सलामा शाह को, मैं पप्पा के साथ गाँव जाऊँगी, शहर में नहीं रहूँगी, दैट्स ऑल। सलामा के साथ तिरछी और तलखी से बात करने का वतीरा पुराना हो चुका था। इस वक्त भी वो ज़िद से बोली। अब तो इसे सलामा के चार हैना त्वार से भी खौफ नहीं आता था, जिनमें दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा था। अलबत्ता अभी तक हाथ उठाने की नौबत नहीं आई थी। वो ज़ब्त करने की पूरी कोशिश करता, मगर क्यों, जब मैं यहाँ रहूँगा तो तुम्हें भी यहीं रहना है होगा, समझी? वो गुर्राया, ताकि हुप्पो की अदम मौजूदगी में तुम अपनी नाम निहाद तहजीब का चोला उतार फेंको, खूब मौका मिल जाए तुम्हें खेल खेलने का। जवाबन वो तंज से बोली। ओह, तुम्हें डर है इस बात का? इसकी बात पर वो यूं हंसा जैसे इसे डर कर महाजेब ने अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ कर लिया। वो इंतहाई नफ़रत से बोली।
بہت شوق ہے تمہیں لوگوں کو خود سے خوفزدہ کرنے کا سلامہ شاہ، جبکہ تم کیا ہو؟ غربت اور محکومی سے ڈرنے والا ایک ایسا بزدل انسان جو سمجھتا ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر طاقتور بن گیا۔ بکواس بند کرو۔ اس کے گستاخ اور زہریلے لہجے پر سلامہ نے بھڑک کر اسے چپ کرایا۔ اس کی تانا میں اس گفتگو سے یوں ہی آپے سے باہر کر دیتی تھی۔ کیوں بکواس کرنے کا صرف تم ہی حق حاصل ہے؟ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی نڈر تھی۔ سلامہ شرارے برساتی نظروں سے اسے دیکھتا بمشکل اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا۔ تم کیوں چاہتی ہو معذب کہ میں تمہیں جسمانی اذیت دینے پر تل جاؤں؟ کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہیں مار مار کر تمہارے جسم کو نیل اور زخموں سے چور کر دوں؟ بولو، جواب دو۔ اس کے نڈر اور بے باک انداز پر اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر بہت بھاری اور گونجدار لہجے میں سوال کیا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سنسنا گئی تھی۔ اس نے ایسے وحشی اور شفاق لوگ کب دیکھے تھے؟ اس نے تو ہمیشہ سیدھی سادھی زندگی گزاری تھی۔ بمشکل تھوک نکل کر گردن اونچی کر کے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں لہو رنگ اور برفیلی تھیں۔ اس لیے آخری حربہ ہوگا مجھے زیر کرنے کا سلامہ شاہ۔ میں چاہتی ہوں کہ دیکھوں آخر تم کتنا گرو گے۔ کیا حد ہے تمہارے ظلم کی اور تمہارے ظرف کی؟ لرزتی آواز میں بہت دشواری سے بولی تھی سلامہ کی انگلیاں جیسے اس کے بازو میں پیوست ہو رہی تھی۔ بہت زبان درازی نہیں کر رہی تو؟ بہت غلط کر رہی تم اپنے حق میں معذب، بہت غلط۔ بیجی کی محبت کو میری کمزوری سمجھ کے تم مجھے بہت غلط سمجھ رہی ہو۔ میں بہت شفاق ہوں، تمہیں آزاد فضاؤں کو ترسا دوں گا، میرے غضب کو آواز مت دو۔ وہ پھر اسے سرد لہجے میں سمجھا رہا تھا، گویا آخری وارننگ دے رہا ہو۔ میرے بالوں پر کاٹ کر مجھے آزاد فضاؤں کا لالچ دیتے ہو سلامہ شاہ؟ چند سو مربع زمینوں کی خاطر تم مجھ پر زندگی کا خوشیوں کا دروازہ بند کر چکے ہو، مزید کیا کرو گے؟ اس نے تل ملا کر اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کے لیے پورا زور لگایا، مگر وہ چکنا تھا، اسے بری طرح جھنجھوڑ گیا۔ تو ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی۔ تمہیں گاؤں جانے کا شوق ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کی نظریں ایسی تھی کہ وہ تھرا گئی۔ وہاں میری زمین ہے، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی، کہیں کوئی ڈنڈی نہ مار جائے۔ وہ پھر اسے بھڑکا گئی تھی۔ سلامہ کے لبوں پر یکدم شفاق مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ سوچ کر اسے جھٹکے سے صوفے پر دھکیل دیا۔ وہ بری طرح بے توازن ہو کر گری، یکدم اپنے بازو سے ہلانے لگی۔ اپنی ایک ایک چیز یہاں سے سمیٹ لینا۔ کل کی صبح اس شہر میں تمہاری آخری صبح ہوگی۔ اس کے بعد تم وہاں رہو گی جہاں تمہاری زمینیں ہیں۔ فیصلہ کن حتمی لہجے میں جیسے اس نے اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے دہشت اور خوف سے وہ سن ہو گئی، مگر اگلے لمحے اس نے اپنے سر سے ہر خوف چھٹک دیا۔ تو پچھتانا گڑیے، ہٹ جا۔ تیرا کسی نے ساتھ نہیں دیتا تو اپنی زبان تو اپنے آپ نو ہو اور اپنے آپ سے اپنی زندگی مشکل کرنی ہے۔ کیا کر لے گا سلامہ شاہ؟ زیادہ زیادہ زندگی چھین لے گا؟ تو یہاں جینے کا شوق کیسے ہو؟ بے خوفی اور بے دلی سے سوچ رہی تھی۔ پھر نورجہاں بیگم نے کتنا ہی کہا کہ وہ گاؤں میں نہیں رہ سکے گی، شہر میں رہنے کی عادت اسے وہاں سکون اور اطمینان نہیں رہنے لے گی، مگر اس نے سن کر نہ دی، بلکہ صحیح معنوں میں تو سلامہ اڑ گیا تھا۔ وہ اسے سمجھا کر راضی کرنے کی کوشش کرنے لگی تو ماذیب نے روک دیا۔ پھوپھو، میں آگ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس زمین پر رہنا چاہتی ہوں جہاں میرے ابی نے آنکھ کھولی، پرورش پائی، وہاں کی مٹی میں ابی کی خوشبو، ان کی محبت ہے، میں اس خوشبو سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ سلامہ کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کوئی لب پھینچ کر رہ گیا، جبکہ نورجہاں بیگم نے محبت سے میں صدقے کہہ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ خواہش تو ان کی بھی یہی تھی کہ میں اس کی وجہ سے راضی ہو گئی تھی، لہٰذا جب اس نے محبت سے کہا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ سلامہ کو فخریہ نظروں سے دیکھا، وہ مزید تل ملا کر چلا گیا۔ مگر بیٹا، یہاں شہر میں بھی 10 کام ہوتے ہیں، سلامہ کو بار بار یہاں آنا پڑتا ہے، بلکہ سمجھو وہ تو رہتا ہی ادھر ہے۔ سلامہ کے جانے کے بعد ان سے علیحدہ ہوئی تو انہوں نے صاحب کو ہی سے بتایا، تو آپ یہاں اسامہ بھائی اور زینہ بھابھی کو چھوڑ دیجئے پھپھو، اس طرح وہ دونوں زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے، جس سے ان کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ بآسانی سمٹ جائیں گے۔ یوں بھی وہاں عائشہ بھابھی کا ہم وقت سامنے رہنا ایک طرح سے۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے اپنے تئیں بہترین حل پیش کر دیا تو نورجہاں بیگم متفق ہوتے ہوئے کچھ سوچتی رہ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، بات ان کے دل کو لگی، لہٰذا دوسرے دن آگر جی سے فون پر بات کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اسامہ شاہ اور زرینہ در حقیقت دونوں ہی جیسے اس ہفتاد پر حیران رہ گئے، مگر زیادہ ہیلو حجت کر نہیں سکتے تھے۔ بیجی نے بہانہ ہی ایسا بنایا کہ انکار ممکن نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے سلامہ کے بجائے ان دونوں کو ادھر رہنا ہے۔ کب تک؟ اس کا فیصلہ انہوں نے ابھی نہیں کیا تھا۔ سلامہ کو اس نئی کہانی کا پتہ چلا تو ماذیب کے اس چال پر دل سے متاثر ہو گیا۔ اسامہ اور زرینہ کی زندگی کی المیہ اسے بھی تکلیف دیتا تھا، بیجی بھی بہت ملول رہتی تھی، اس لیے جب ماذیب نے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی تو فطری طور پر اسے خوشی ہوئی۔ البتہ جو وجہ ماذیب نے بتائی اور جتائی تھی، اس کی وجہ سے اس کے دل میں جو صفاقی اور صد مہری آ گئی تھی، اسے نکالنا ناممکن تھا۔ اسے سزا تو دینی تھی۔ میں ان کی ہی کماں اندے اپنے کرتوت اداں دے عورت زبان چلاتی ہے تے مرد پھر ہاتھ بھی چلاندہ تے ہور بڑا گندا ذہن بھی چلاندہ۔ گاؤں آ کر دن عجیب سی روٹین سے گزرنے لگے۔ سلامہ نے یہاں آ کر جیسے اسے حویلی میں قید کر دیا تھا۔ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ وہ نور پھپھو سے بھی مدد نہیں لے سکتی تھی۔ سلامہ نے جانے ہی نہیں کیا کہا تھا کہ وہ بھی اس معاملے میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ سلامہ کو گھر سے باہر نکلنا تھا کہ گاؤں میں موجود رشتہ داروں کے یہاں جانا بھی پسند نہیں تھا۔ اگر جو کبھی بیجی کہتی تو فوراً منع کر دیتا، محبت ان کا ہاتھ تھام کے کہتا، ماذیب کے بغیر گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا بیجی، اس لیے مجھے اس کا کہیں آنا جانا پسند نہیں۔ آپ چاہیں تو اس سے پوچھ لیں، وہ خود راضی ہے۔ وہ جس اطمینان اور صفائی سے جھوٹ بولتا، ماذیب خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ نور پھپھو کی محبت اسے ان کے لبوں پر پھیلتی پرسکون اور طمانینت بھری مسکان چھیننے سے روک لیتی۔ سلامہ دل جلانے والے انداز میں مسکرا دیتا تو کبھی اسے بے بسی کے احساس دلاتی نظروں سے دیکھنے لگتا، جس پر وہ ضبط کر کے رہ جاتی۔
सलामा का ज़्यादातर वक्त अब घर पर गुजरता था। वो सुबह के चंद घंटे ज़मीनों पर गुजार कर वापस आ जाता, फिर इसके बाद माज़ेब के लिए ज़िंदगी का दायरा तंग होने लगता। वो आयशा या फातिमा के पास बैठी बातें करके दिल बहला रही होती तो उसे कमरे में बुलाकर दरवाज़ा लॉक कर देता। बैठो यहाँ और इस वक्त तक कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। इसे कैद करके गोया इत्मीनान से पैर पसार कर टीवी अपने सामने ऑन कर लेता, जैसे देखने का इसे कभी ख्याल नहीं आया था, और जिसके कमरे महज शोपीस के तौर पर धरा रहता था। मगर क्यों मैं यहाँ क्यों बैठूँ? इस रोज़ वो बुरी तरह चिल्ला गई। इसलिए कि मैंने कहा, जवाब मौसूल है। मैं तुम्हारा हुक्म मानने की पाबंद नहीं हूँ सलामा शाह, खोलते हुए लहजे में कहकर इसने कदम बढ़ाए। मगर मैं मनवाने का आदी हूँ महज़ेब बीबी। इसके रास्ते में दीवार की तरह हाइल होता बहुत सफाकी और जारहियत से बोला। तुम हद से गुजरे हो सलामा। वो बुरी तरह झुलस गई। तुम मेरी हद ही तो देखना चाहती थी ना। एक बार फिर तन से मुस्कुराया। ओ, तो अब तुम मुझे कैद करके सज़ा देना चाहते हो? इसके अंदाज पर भी एकदम थमसी की अजीब सी हंसी इसके सनसनी इसके पूरे वजूद में फैलने लगी। अगर ये कैद है तो इसे तुमने खुद मुंतखब किया, मैंने तुम्हें वार्न किया था। एकदम सलामा का लहजा बर्फ़ की मानित सर्द हो गया। इसकी नज़रें माज़ेब का वजूद मंजमद करने लगी। तुम धोखेबाज और कमीने हो। नफरत और बेबसी ने जैसे इसकी कुव्वत गोया ज़ब्त कर ली, बमुश्किल इसके लब हिल सके। जवाब में कहका लगाकर हंस पड़ा। बस इतनी तारीफ़ करोगी मेरी? सीने पर बाजू लपेटते हुए वो इसका ज़बत आज़मा था। बेबसी के एहसास से माज़ेब के शाने बोझल होने लगे। जिन ज़मीनों की खातिर तुमने मुझसे शादी की थी ना सलामा शाह, वो एक तरह से तुम्हारे कब्जे में आ गई। फिर अब क्या चाहते हो मुझसे? आंखों में आती नमी पर मुश्किल अंदर उतारते हुए इसने तंज लहजे में पूछा। सलामा के होंठ एकदम सुकड़ कर भेज गए। ताने देकर तुम मेरी नफरत तो बढ़ा सकती हो माज़ेब, मुझ में नरमी नहीं जगा सकती। नरमी और मोहब्बत जैसे कोमल एहसास तुम जैसे हैवानुमा इंसान का खासा हो भी नहीं सकते। मैं ऐसी कोई गलती नहीं कर रही। तीखे लहजे में कहकर वो साथ वाले मुल्हका कमरे में जाकर बंद होगी तो सलामा मुठिया भेज कर रह के। मगर रिश्ते बहुत बड़ी कमज़ोरी होते हैं, खासकर वो जो मजबूत है हो या वो जो दिलों से जुड़े हो। और जाने माज़ेब पर इसका रिश्ता मजबूत था या दिल से जुड़ा। वो कई सानिया ही सोचता रहा और फिर चंचला कर टीवी का रिमोट दीवार पर दे मारा। नावल मुक्कन वाला हो गया ना दी मैया नैया किसी पार नहीं लगती नज़र आ रही। उत्तों उन्होंने कला छड़ के आ गई। पता नहीं वो भावें लड़ मर के ख़त्म हो गए होण दोने जी जरीना ते वो सामा, उन्हें तो कोई पैचअप तो करा के आंदी। दिन बहुत बोझल और बेकैफ गुजरे थे। यहाँ जितने भी रिश्तेदार थे सब ने बुलाया था और वो सलामा के साथ गई भी थी, मगर बगैर दावत। सलामा इसे कहीं भी जाने ना देता था, हत्ता कि आयशा और फातिमा के साथ कहीं घूमने फिरने की भी सख्त ममानत थी इसे। साफ लफ्ज़ों में तो उसे मना कर रखा था, जबकि बेजी वगैरह के लिए इसके पास कोई ना कोई बहाना होता था। माज़ेब ने समझा कि बेजी के साथ रहेगी तो सलामा को अपनी नफरत और दावत दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, मगर यहाँ तो बरक्स ही हो गया। सलामा ने पप्पो की मोहब्बत इसकी कमज़ोरी बना दी। वो चाहती भी तो इन्हें हकीकत हाल से वाकिफ़ नहीं कर सकती थी। आजकल वो बहुत खुश रहती थी। ज़रीना भाभी का फ़ोन आता रहता था, जिससे ये मालूम हो गया कि उसामा की रूटीन में खासा फ़र्क है। वो अब अपनी बीवी की तरह पलटने लगे थे। आयशा बेजी ने इस खबर पर बेइंतहा सुकून और खुशी का इजहार किया। वो इनकी खुशी पर पामाल नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ अभी और लारे भाभी जैसे इसके लहजे से इसकी खुशी का सुराग लगाने के दर पे रहते, और वो जो बहुत इत्मीनान से कह चुकी थी कि इस रिश्ते को निभाने की मैं कोई गारंटी नहीं देती, अब खुद को मसरूर और मगन पोस्ट करने की अजहद कोशिश करती। खासकर अभी की खातिर वो बहुत कुछ बर्दाश्त करी थी, जिनके लहजे में अनदेखे अंदेशे और खदशे खिलबिलाते रहते थे। सलामा इसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा था। यूँ भी वो जानती थी कि इसके शोर मचाने पर भी कुछ नहीं होने वाला। वो बेजी को शीशे में उतारने के फ़न से वाकिफ़ था। आगा जिसे मैं सलाम तो आई होती थी, इससे ज़्यादा की दोनों फ़रीक़ैन को ना ज़रूरत थी ना ख्वाहिश। इसका बस चलता तो इन्हें देख कर नफरत से मुँह मोड़ लेती, मगर महज नज़र झुका कर रह जाती। ये आगा जी ना कुछ भी नहीं होना, इन्हें कोई नहीं सब्र पैना रहे थे किसी का भी। बर्दाश्त की बेहद होती है। ढेरों मुलाजमीन वाले इस गर्देजी हाउस में काम करने के लिए कुछ भी नहीं था। इस पर मतसाद सलामा के से घर में कैद कर देना। कभी कभी वो लड़ झगड़ कर पीछे बने कंपाउंड में चली जाती, जहाँ गाँव की लड़कियों के साथ हंसने बोलने थोड़ा बहुत काम सीखने में इसका दिल लग जाता, मगर अब धीरे धीरे वो थकने लगी थी। फ़ारिग बैठना वो भी मुसलसल वजह से बौखलाने लगी। सलामा की रूटीन वही थी। 1.5 माह का अरसा इसी तरह गुजर गया। आप इसे अभी कनाडा आने से रोक रही थी, क्योंकि अभी का ऑपरेशन कामयाब होने के बावजूद इनकी बनाई भी इस हद तक रिकवर नहीं हुई थी कि जितनी की होनी चाहिए थी, जबकि वो चाहते थे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के बाद इससे मिले। ये बात दोनों ने खुद भी कही थी। इधर चंद दिन और इसी तरह गुजर गए। इसने फारिग बैठने की वजह स्कूल बनवाने का फैसला किया तो बेजी से मदद चाहिए। इन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया, मगर आगा जी ने कह दी कि बिल्डिंग बनी हुई है, मगर हुकूमत की तरफ से उसादा तैनात नहीं किए गए, लिहाजा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? क्या हम चंद टीचर्स को तनख्वाह और दीगर सहूलियत नहीं दे सकते? मैं उठाऊंगी खर्चा, आप टीचर्स का इंतज़ाम कर दें। इस रोज़ आगा जी से वो दो टक बात कर रही तो उन्होंने सलामा की खिंचाई कर डाली। अपनी औरत को समझाओ सलामा, मर्दों के काम में ना पड़े, अपने काम से काम रखे। जिस रोनत और तहकीर हमें इस लहजे में इन्होंने माज़ेब का जिक्र किया, सलामा ने कदर तन नज़रों से नहीं देखा। मालूम नहीं क्यों इसे सख्त गना गुजरा था इनका लहजा। अब वो इसकी मामूजात नहीं, इसकी बीवी थी, मगर आगा जी का लहजा हमस अहानत अमेज़ था। वो एक पढ़ी लिखी बादशाह लड़की आगा जी अपनी समाजी और माशरती जिम्मेदारी समझती है। ना चाहते हुए भी इसकी तरफ तारी कर गया। कति बेसाख्ती से जुमला फिसल गया था लबों से। आगा जी ने बेइंतहा चौंक कर इसे देखा। दर हकीकत वो खुद अचंभे में पड़ गया। ये जुमले मैंने कहे हैं, वो भी माज़ेब के लिए? तुम्हारी तरफ तारी खासी हैरान कुन बरखुरदार। सिगार का गहरा कश लगाते हुए अमान शाह गर्देजी ने बड़े तीखे लहजे में कहा। वो कुछ खफीफ सा हो गया।
यार जे राइटर ने मानशा अगर तेज़ी दे नाल ना ना कीता ते मैं कुछ भैड़ा ना कीता ते मैं इस राइटर दा होर कोई नावल नहीं दोबारा पढ़ना। मैं तुहानूं दस रही सारिਆਂ ਨੂੰ। इलम बांटना अच्छा काम है। अगर जी चंद दिनों बाद इलेक्शन होंगे, मेरा ख्याल है आपका इकदाम आपके मफाद में रहेगा, इसलिए पहलू बदलते हुए हाजिर दिमाग का मुजाहिरा रखें। हुनकारा पढ़ते हुए मानशा अगर देसी की गहरी नज़रें बेटे पर जमी हुई तो जाने किन ख्यालों में गुम नजर आता। कुछ दिनों में स्कूल का काम शुरू करवा दिया गया, इसे रिपोर्ट मिल रही थी लेकिन जाकर देखने की इजाज़त नहीं थी। मगर क्यों? आखिर तुम मुझे कैद करके क्या हासिल करना चाहते हो? क्या? वो बुरी तरह चीख पड़ी। पता नहीं क्यों अब इसका ज़बत जवाब देता जा रहा था। मुझे फजूल सवालों के जवाब देने की आदत नहीं, हटो मेरे रास्ते से। इसे एक तरफ धकेलते हुए बहुत दरश्त लहजे में बोला था। माज़ेब को महसूस हुआ जैसे वो खुद बहुत उलझा हुआ। कुछ दिनों से वो इससे तंज़ गुफ्तगू भी नहीं करता था, बस चंचलाने लगता है, गुस्से में आ जाता। इस वक्त भी जिस तरह पेचताब खाता बाहर निकला था, माज़ेब कुछ छिटक सी गई। इन्हीं दिनों जब वो खुद तन्हाई से घबरा कर अच्छी खासी चंचलाई हुई थी, जरीना भाभी की यहाँ से खुशखबरी सबको खुशी से दीवाना कर गई। बेजी पहले फुर्सत में गाँव ले आई। इसने देखा जरीना पहले से किस कदर खिली खिली लग रही थी। इनकी वालदा भी इस खबर को सुनते इनसे मिलने चली हैं। वो इन सबको खुश देखकर खुद जैसे खुद को मसरतों के समंदर में तैरता महसूस करी थी, मगर खुद इसका अपना वजूद कितना तिश्ना था। बेजी ने इसे बेहद सराहा। इनका ख्याल था कि इसकी खुशियों से ये सब मुमकिन था। जरीना भी तन्हाई मिलते इसके गले लगी था कि मादे उसामा शाह को इसने ही मंजिल का सुराग दिखाया था। सच महाजेब, तुम मेरी मोहसिन हो। तुम ना होती तो मैं अपनी और अना और उसामा अपनी ज़िद में ज़िंदगी बर्बाद कर डालते। खुशी से इनका लहजा भी फूल रहा था। अब क्या हाल है? एक नई ज़िंदगी दुनिया में लाते हुए कैसा लग रहा है? इसने मुस्कुराते हुए छेड़ा तो महजूब सी होकर हंस पड़ी और शर्मा कर बोली, अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा। उसामा कह रहे थे वो अपने बेटे का नाम बख्तियार रखेंगे, और अगर बेटा ना हुआ तो? इसने कस्तन शरारत से टोका तो वो थम सी गई। नहीं माज़ेब, ऐसा मत कहो। बहुत अरसे बाद उसामा मेरी तरफ पलटे और अब मैं इनको खुद से दूर होता ना देख सकूंगी। यकदम वो घबरा गई। माज़ेब ने मुस्कुराकर तसल्ली देने वाले अंदाज में इनका हाथ थपकर सब ठीक हो जाएगा कहा तो वो कदरी मुतमईन होगी। इधर जरीना भाभी की अम्मी ने अपने साथ अपने गांव लेकर गई तो बेजी ने आगा जी को उम्रा कर लिए जाने के लिए राज़ी कर लिया। जाना क्या मुश्किल था, फ़ौरन तैयारी कर ली गई। साथ ही ज़रून और मेहरान भी तैयार हुए तो आयशा और फातिमा के लिए बेजी ने सिफारिश कर दी। बहुत अरसे बाद सच्ची खुशी मिली थी। बेजी का बस चलता तो सजदे से सारी न उठाती। आयशा और फातिमा की खुशी भी दीदी थी। उसामा की शादी के बाद सब कहीं जाकर सुकून का सांस नसीब हुआ। वो दोनों अपने बच्चे नानी के पास छोड़ रही थी। चलो नानी पागल करन के बच्चे, नानी सही सलामत लभ जाए तो गल हुई। आप छड़ियाँ छांट होकर जा रही है। बंदा पूछे अपने अपने जेडे शनाख्ती कार्ड भी नाल लेके जाओ। ये मेरे अंदरूनी दुख निकल के बाहर आते हैं। सलामा का इरादा अगले चंद माह बाद का था, क्योंकि फ़िलहाल इधर किसी न किसी को होना भी ज़रूरी था। न जाने कि उसे लगा जैसे वो सब इसे कस्तन छोड़कर जा रहे हैं। शायद बेजी को अंदाज़ा हो गया था सलामा और इसके दरमियान मौजूद रंजिशों का, और इन्होंने इनके लिए भी वही अरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जो कि इसकी माँ पर जरीना और उसामा के लिए इस्तेमाल हुआ था। कुछ भी था, वो अब अकेले हालात से नबरद आज़मा होने के लिए खुद को तैयार करने लगी थी। नूर पप्पा ने जाते जाते से बहुत मोहब्बत से चंद जिम्मेदारियाँ दी थी जो कि इसे इनकी गैर मौजूदगी में उठानी थी। वो खामोशी से सर लाती रही, वो सब रुखसत हो गए। सलामा इन सब के साथ ही एकदम बेहद मसरूफ़ हो गया। आगा जी बड़े भाइयों की तमाम जिम्मेदारियाँ इसके हिस्से में आ गई। जब घर में सब मौजूद थे तो इसे इनके साथ वक्त गुजारने की इजाज़त नहीं थी, और अब जबकि कोई नहीं था, सलामा खुद शाम ढलने तक घर न लौटता। तन्हाई जैसे इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। इसे लगता गया तन्हाई ख़त्म होगी तो शायद वो भी ख़त्म हो जाएगी। इन्हीं दिनों जब सलामा किसी काम से उसामा के पास शहर गया, इसका दिल एकदम ड्राइव करने को चाहने लगा। शादी के 7 महीने होने को आए थे। इसने खुला आसमान, आज़ादी के एहसास समेत नहीं देखा। कहीं जाना होता तो सलामा सर पर तलवार की तरह सवार रहता। यहाँ कौन रोकता? सलामा ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी को इस पर नज़र रखने के लिए भी नहीं कहा था, इसलिए पहली फुर्सत में मेहरान भाई की नसाल निकाल लाई। सलामा को कल शाम तक लौटना था, इसलिए वो मुतमिन थी। महरू इसकी खास मुलाजमा थी। इसे साथ लेकर वहीं चलिए जहाँ पहली बार इसने तस्वीरें खींची थी। बहुत सा वक्त वहाँ गुजार कर स्कूल गई। इसकी बिल्डिंग काफ़ी मखदूश हालत में थी। इसके लिए खास अहकाम जारी करके वो आयशा और फातिमा की इन सहेलियों के यहाँ चली गई जिन्होंने कई बार इसे आने की पुरखलूस पेशकश की थी। आज कई दिन बाद सुकून और आज़ादी के बेमसल एहसास ने इसे छुआ तो वापसी वो बेहद से ज़्यादा खुश थी कि गर्देजी मंजिल के पोर्च में खड़ी लैंड क्रूज़र देखकर एक लम्हे के लिए थम सी गई। सलामा वापस आ गया था। इसे सलामा के शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को थी, लिहाजा महरू को छोड़कर अपने पोर्शन की तरफ आई। कहाँ गई थी तुम? ख्वाबगा के दरवाजे से अंदर दाखिल होते सलामा की कड़कदार गुसीली आवाज़ लम्हे भर के लिए इसे बुरी तरह दहला के इसकी आंखों से जैसे शरारे निकल रहे थे। माज़ेब को ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। इसकी बातों से मुश्तिल वो कई बार हुआ था, मगर आज इसके चेहरे पर जो पथरीला सा बेबस करने वाला एहसास था, इसने इसे मंजमन सा कर दिया। जवाब देना चाहा मगर ज़बान साथ न दे सकी। दरहकीकत वो अंदर ही अंदर इसके तेवर देकर सहम गई थी। बोलो, जवाब दो। तुम मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर किस तरह निकली? बहुत शौक है तुम्हें अपना आप दिखाने का। गंदी घटिया सोच वाला। वो 2 कदम आगे बढ़ रहा था। बात ऐसी नफरत भरी थी कि वो बफट सी गई। हाउ डेयर यू सलामा शाह, इतनी घटिया बात करने की तुमने हिम्मत कैसे की? तुम समझते हो साथ में तुम्हारे साथ गुजार कर मैं तुम्हारी तरह गिरी भी हरकतें। चिटाख। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही सलामा का भारी हाथ इसके गाल पर निशान छोड़ता चला गया। इसका रद्द-ए-अमल इस कदर शदीद और गैर मुतवक्का था वो कितनी देर शौक से कारपेट पर गिरी रही।
मैंने कहा था माज़ेब कि मुझे हद से गुजरने पर मजबूर मत करो, मगर सरकश और खुद से लड़की, तुमने मेरी बात नहीं समझी। अब इस घर से तो क्या, इस कमरे से भी कदम निकाला तो खाल खींच लूँगा। वो घुराते हुए बोला था। वार्निंग देने का अंदाज़ इस कदर संग दिलाना था वो बर्दाश्त न कर सके और इसके बाहर निकलने से पहले उठकर इसका बाजू थाम कर इसे अपने मुकाबिल किया। सलामा मुतहैयर रह गया। नहीं सलामा शाह, अब और नहीं। माँ ने इसने इसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हें जितना ज़ोर दिखाना था दिखा लिया, जितनी अजियत देनी थी दे चुके। तुम कौन होते मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले? किसने हक दिया कि तुम मुझे मेरी नज़रों में ज़लील करो? बिल्कुल हवास खो चुकी थी, इंतहाई गुस्से और नफरत से बोले चले जा रही थी। सलामा ने झटके से अपना गिरेबान इसके हाथों से छुड़ा लिया, मगर वो जैसे आपे में नहीं रही। दर हकीकत बुरी मैं नहीं, बुरे तुम हो। तुम्हारे ख्यालात है। इतनी बुरी थी मैं तो क्यों शादी की थी मुझसे? सिर्फ ये दौलत हासिल करने के लिए? तो ले लो ये सब। आलम दीवानगी में इसने हाथों में पहनी तलाई चूड़ियाँ नोच कर उतारते हुए इसे खींचती मारी। और मुझे आज़ाद कर दो, मुझे तलाक चाहिए, तलाक। इसके बुलंद आवाज़ और चीख से एकदम कमरा गूंज उठा। सलामा की गैरत पर जैसे ताज़ियाना पड़ा ज़नूनी अंदाज में चीखती माज़ेब के होंठों पर सख्ती से हाथ जमा के इसे मजीद बोलने से रोकर एक जनाटेदार चमाचा खींच मारा। बकवास बंद करो। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ये कहने की अब यहाँ से तुम्हारी वापसी मौत के बाद ही हो सकती है? सफाकी से पथरीले लहजे में कहते हुए इसने दूसरे तमाचे से बेहाल होती माज़ेब को जोर से झंझोड़ा तो इसे इंतहाई दुख और मलाल से देखते देखते इसके बाजू में झूल गई। माज़ेब, इसके इंतहाई रद्द अमल पर वो एक लम्हे के लिए भौंच का सा रह गया, फिर उसे उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। जब खसमान का बुलान दिया। जिस वक्त इसकी आंख खुली कमरे में मलजका सा अंधेरा था। भारी पर्दों की मौजूदगी में रोशनी कमरे में दाखिल नहीं हो रही थी। सर दर्द से जैसे फटा जा रहा था। आंखें खुली तो धीरे धीरे जहन बेदार हो गया। बेख्तियार एक सिसकी लबों से निकल गई, फिसल गई। रुखसारों पर भारी उंगलियों के निशान मौजूद थे। पूरे 12 घंटे बाद होश में आई थी। उठी तो बाजू में चेहरा छुपाकर बिलक उठी। इन 7 माह में ये पहली बार था वो अपनी सिसकियों पर इख्तियार खो बैठी थी। सलामा जाने कहा था वो रोई तो फिर रोती चली गई। मुलाजमों को भी गालबन इस तरफ आने की ममानत कर गई थी। अब भी वो बिलक बिलक कर रोती और जाने कब तक रोती रही। इन्हें याद करती है गेल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो एकदम जहन ने फैसला कर डाला वो यहाँ नहीं रुकेगी, एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकेगी। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी कि सामने रखी रॉकिंग चेयर पर झूलते सलामा शाह के वजूद को देखकर शदीद हालत के एहसास इसकी पेशानी चल उठी। वो भी इसी लम्हे इसकी तरफ मतवज्जा बस सुर्ख डोरों वाली आंखें इस पर गड़ी थी। वो इसकी साइड से होती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। सूटकेस खोलकर चंद सारा जोड़े बैग में रखे कागजात जेवरात वगैरह निकाल कर बेड पर ढेर कर दी। फिर सलामा की तरफ मुड़ी। ये लो तुम्हारी मता, मैंने सदका किया खुद पर से। चाहो तो कराची वाला घर भी अपने नाम लिखवा लेना, बस मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अभी के पास जाना है प्लीज़। बोलते बोलते बेख्तियार रो पड़ी तो सलामा शाह के लब भेज गई। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, अपना हक मैर भी नहीं, तलाक भी नहीं। तुम मुझे आज़ाद भी मत करना, मगर मुझे यहाँ से जाने दो। सलामा शाह, नहीं नहीं तो यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। प्लीज़ प्लीज़, मैं मर जाऊँगी यहाँ, मुझे अपने अभी के पास जाना है, मुझे जाने दो प्लीज़, आई बैग ऑफ यू। वो इस कदर मुंतशिर और कमज़ोर हो रही थी कि आंसू का गलबा इसे कुछ सोचने नहीं दे रहा था। सलामा शाह चंद लम्हों से यूं ही रोता हुआ बिलखता देखता रहा। कितनी ख्वाहिश थी इसकी कि कभी माज़ेब का गरूर से तनासर इसके आगे चुके, इसकी मर्दाना अना को खराज दे, मगर आज पता नहीं क्यों दिल में कहीं हल्की हल्की सी खलिश महसूस हो रही थी। इसने आगे बढ़कर इसे कंधों से थाम लिया। क्यों जाना चाहती हो तुम यहाँ से? गैर मतवक्का सवाल, गैर मतवक्का नमी। वो हैरत के समंदर में डूबने लगी। बेख्तियार नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। कहीं ख्वाब तो नहीं है सब? कहने के लिए बहुत से अल्फाज थे, महज सर को जंबिश देने से भी अंतिया दिया जा सकता था, मगर एक कड़ा वक्त जो कोई औरत भी दिल से खुशी से बर्दाश्त नहीं करती, इसकी ज़िंदगी में उफरियत बनकर आ गया। एक बार फिर आंसुओं का सैलाब उबल पड़ा। वो बावजूद इंतहाई कोशिश और ख्वाहिश के खुद को रोक नहीं पा रही थी। मुझे यहाँ से जाने दो सलामा शाह, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मुझे हराम मौत मरने पर मजबूर मत करो। मगर तुम यहाँ से मेरी ज़िंदगी से नहीं जा सकती माज़ेब। पूरे पुरसकून से वह हम कलाम था। जाने पिछले 12 घंटों में क्या सोचा था इसने कि इसका लहजा, इसका अंदाज़, इसके तेवर और इसका रवैया सब कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था। क्यों, आखिर क्यों? तुम मुझे घूंट घोंट कर क्यों मारना चाहते हो? अब तो मैं हर चीज़ से भी दस्तबरदार हो रही हूँ। फिर ताना देगी, तंज करके सलामा ने बमुश्किल ज़ब्त किया। मगर मैं तुमसे और इस वजूद से दस्तबरदार नहीं हो सकता जो अभी इस दुनिया में आया नहीं। ले सलामा का लहजा था यह सामन की फवारी से लगा कि इसकी समात इसका साथ छोड़ गई थी, मगर नहीं, वो ठीक सुन रही थी। सलामा शाह देखो, मुझे यूं ना आजमाओ। इसने एकदम इसका कॉलर मुट्ठी में दबोच लिया। सलामा ने इसे शानों से थाम कर बेड पर बिठा लिया और खुद भी साथ ही टिक गया। अभी लेडी डॉक्टर को बुलवाया था मैंने। तुम? बहुत नरम और सज्जल सी मुस्कुराहट सलामा शाह की घनी मूंछों तले नमूदार हुई। इसे लगा जैसे फिर बेहोश हो जाएगी। ओह मेरे खुद आया। इसका दिल चाहा खुशी से सजदे में झुक जाए। सामने बैठे शख्स से एकदम बड़ा हिजाब महसूस हुआ। लारे भाभी को फ़ोन किया मैंने, वो तुम्हें आज रात तक रिंग करेंगी। ज़िंदगी में आज तक मैंने कभी कमज़ोरी महसूस नहीं की, मगर आज मुझे लगा मैं तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं रखता। बहुत देर तक हिम्मत मजमा करके वो कहने लगा। इसका पुरहिद्दत हाथ अब भी माज़ेब के या खातों को थामे हुआ था। माज़ेब ने बेतहाशा चौंक कर नज़र उठाई, मगर वो तसलसल से गोया हुआ। इसलिए नहीं कि तुम मेरी आइंदा नस्ल की उम्मीद हो। मैं चाहूँ तो बच्चा तुमसे छीन भी सकता हूँ, मगर अपना बच्चा मुझे इसकी माँ के बगैर कबूल नहीं। वो बहुत वक्त से दिक्कत से कह रहा था। माज़ेब को लगा जैसे इसे सब कुछ कहने से इसकी मर्दाना अना रोक रही थी, मगर कोई जज्बा ये सब कहलवाने में कामयाब हो गया था।
इसने चंद सानिया रुक कर इसकी सदाकत परखने की कोशिश की। सामने बैठा शख्स वो सलाम आशा कर तेजी तो नहीं था जिसने इसका पूर्ण नफरत से नीला कर दिया था। ये तो कोई और ही था। एक मध्यम सी मुस्कुराहट मुस्तकिल इसके लबों से खेली थी। वो कभी बेचैनी बेयकीनी और कभी यकीन से इसे देख रही थी। पिछले दिनों की जैसे फिल्म सी चल रही थी जहन में। इसकी याददाश्त में 12 घंटे पहले वाला मंजर बिल्कुल ताज़ा था। मगर ये सब जो था क्या वहमा था? इसने घबरा कर सर झटका। सलामा ने कुछ मायूसी से देखा। क्या अब तक यकीन नहीं आया? लहजे में एक नामहसूसी शिकस्त की थी। महाज़ेब की आंखों में नमकीन पानी उतरने लगा। इसने बहुत आज़ूदगी से सलामा की तरफ देखा। ये रूप कब तक रखोगे सलामा शाह? शायद चंद माह भी। मेरा बच्चा मेरी ही कमज़ोरी बनाकर मुझे सारी ज़िंदगी ज़िंदा में डाले रखोगे। महाज़ेब, वो जैसे इस इल्ज़ाम पर तकलीफ़ से चीख उठा। महाज़ेब इस्तेज़ाज़ से मुस्कुराई। कहो कैसा लगा? बहुत तकलीफ़ हुई होगी ना इल्ज़ाम सुनकर? बहुत आन लगता तो ऐसे ही रूह पर तड़प जाती है। एहसास की चादर में शगाफ पड़ने लगते। तुमने मेरे दिल को ऐसी ऐसी ज़रबें लगाई कि अब यकीन करने के लिए कोई राह नहीं रही। मायूसी और बेतबारी का घना जंगल है मेरे चारों जानिब। चार अंधेरा, एक मुहीब अंधेरा है चारों तरफ। शदीद तारीकी है। इस अंधेरे में मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा ना सुनाई। एकदम इसने बेबसी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए सर हाथों में थाम लिया। सलामा शाह जैसे एक नए एहसास से आशना हुआ था। किसी को एतबार दिलाने में हार जाने के एहसास से, शिकस्तगी के एहसास से, अंदर बाहर टूट फूट के एहसास से। कुछ सोच के वो गहरी सांस पड़ता उठ खड़ा हुआ। तो गया तुमने फैसला कर लिया, जाओगी ज़रूर? वो पूछ रहा था। लहजा ना हक माना था ना फिदियावाना। वो यूं ही सर उठा कर इसे देखने लगे। फिर इसकी लाइट ब्राउन आंखों से निकलती जज्बों की शौं से इसके अंदर के अंधेरों में चिरागा सा होने लगा। वो भी उठ खड़ी भी। लम्हों में सदियों की सोच आसमाई थी इसके अंदर। हाँ, जाना तो है ही सलामा शाह। इसकी आंखों में आंखें डालते हुए इसने फैसला कुन अंदाज में कहा तो सलामा की नज़रों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसने रुख मोड़ दिया। अगर मैं रोकूँ तो भी? हाँ, इसका अंदाज समझ था। वो फैसला कर चुकी थी और बर वक़्त कर चुकी थी। और अगर मैं जबर करूँ तो? वो पलट कर इसे देखते हुए बाजू सीने पर लपेट ली। तो भी? इस तरह सुकून और इत्मीनान का समंदर ठाठे मारा था। नहीं महाज़ेब सलामा शाह, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये मेरा फैसला है। वो एकदम बफर सा गया। इंतहाई गुस्से और सख्ती से मुखातिब किया। मगर मैं जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि ये हमारे यहाँ की रस्म है। इसके मुकाबले पर इंतहाई तेज़ लहजे में कहते कहते वो एकदम मुस्कुरा दी थी। दौर फिट्टे हाल लड़न मारन ते तैयार सी। वो होर तेन तड़फ के तेन कुछ कह रहा ते कहती साढ़े हाथ दी रस्म सी। क्या मतलब? वो चंचलाने लगा तो इसकी मुस्कान मज़ीद गहरी होगी। मतलब ये कि मुझे डिलीवरी तक आप ही की तरफ ही रहना होगा, ज़रीना भाभी की तरह। महजूब से अंदाज में कहती वो सलामा शाह को इंतहाई मुख्तलिफ लगी। ममता का खूबसूरत एहसास इसके चेहरे, इसके वजूद को मावरई बना रहा था। फैसले की पुख्तगी, अपने कुछ होने का एहसास और न जाने क्या कुछ इसके रुखसारों पर लाली बखेरा था। क्या वाकई? वो पहली बार खुशी के इजहार में इस कदर अयां हुआ था। लहजा, आंखें, आवाज़, चेहरा सभी तो कुछ चुगली का आ रहा था। माँ ज़ेबी से देखकर बहुत धीमे सुरों से हंसी। इसने गोया सुकून का सांस लिया। अब तो जैसे भी हो मेरी तकदीर हो सलामा शाह और मेरे बच्चे के साहिबान। वो संजीदा हो चली। तुम खुश हो या महज समझौता? अब वो बेयकीन था। सारी ज़िंदगी समझौते के नाम पर नहीं गुजारी जा सकती। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो मेरे मालिक हकीकी ने मुझे दी। इसलिए में जब मैं अपना घर छोड़ना चाहती थी इसने खबर हमें दी। तुमने सोचा सलामा ऐसा क्यों है? इसने रुक कर इसे देखा। इसलिए कि इसे मेरा फ़ैसला पसंद नहीं। इसने अपना फ़ैसला सुना दिया। वो चश्मे तसव्वुर से एक नन्हे से वजूद को देख रही थी। तो कह बेयकीनी के अंधेरों में एक जुगनू ठहर गया। सलामा के जुमले को मुकम्मल करते हुए वो हंसी तो सलामा ने बेसाख्ता से खुद से लगा लिया। पता नहीं मुझे इस वक्त क्या कहना चाहिए, मगर महज इतना कहूँगा कि जो कुछ हुआ इसे भूल जाने की कोशिश करना, आगे का रास्ता हरा भरा करना। सलामा शाह और ये शायरी? वो जैसे बेहोश होने को थी मगर इसे टोका नहीं। चल लम्हा पहले की शदीद नफरत, ममता और गहरस्ती के सलाम में बह गई थी। बेहद खिली खिली फिजा थी। सलामा इतराफ़ कर रहा था अपनी शिकस्त का और वो खुश थी। मुस्कुरा कर इसे अलग होना चाहता अचानक हाथ सलामा के कुर्ते की जेब से जा टकराया। बिल्कुल बिला इरादा इसने जेब में हाथ डाला। ओह, मेरा ब्रेसलेट! सोने का वही ब्रेसलेट जो आप ही ने इसे गिफ्ट किया था और इस रोज़ फोटोग्राफी के चक्कर में इसे गिर गया था। बेसाख्ता मुसर्रत से चीख पड़ी। सलामा ने चौंक कर इसे खुद से लहता किया तो वो सवालिया नज़रों से देख रही थी। बोली कुछ नहीं। ये मेरी चादर में अटक गया था। वो नज़र चुरा गया। ओह, इसे याद है इस रोज़ सलामा ने अपनी शाली से दी थी जो उसने वही लैंड क्रूज़र की सीट पर छोड़ दी थी। वापस क्यों नहीं किया? वो बात समझ के मुतबस्सम से पूछ रही थी। याद नहीं रहा। वो अपनी मुस्कुराहट छुपा रहा था। अपने पास क्यों रखा? क्योंकि अच्छा लगा था, ये ब्रेसलेट भी और पहनने वाली भी। इसने जैसे थक कर एतराफ़ कर लिया। अल्फाज थे कि फूल इसके इर्द गिर्द नरम नरम फूलों की खुशबू रक्स करने लगी। हैरत से इसको देखा जो बज़ाहिर चट्टानों से ज़्यादा सख्त नज़र आता था। वो बज़ाहिर जो ज़माने से खफा लगता है, हंस के देखे तो दुनिया से जुदा लगता है। कि अब तक बेयकीनी के जंगल में हो? इसने झुक कर भारी लहजे में पूछा। नहीं, क्योंकि अब जुगनू ठहर के मेरे आंचल में, मेरी राहों में। इसने सर शायरी के एहसास में घिरते हुए इसके शाने पर सर टका दिया। जी तो गाइस, कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। टू मी इट्स खून साड़िंग नावल। इस नावल में मेरा बहुत ज़्यादा खून साड़ा है।
تو اس کے لیے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو اس نئے شاگا جی دے نال بھی کچھ نہیں ہویا، انہوں کوئی سبق نہیں ملیا، نہ وہ کوئی دھی سی کہ انہوں کوئی سبق ملتا، انہوں کسی پاسے کوئی سبق نہیں ملیا، جہاں میں نے بڑا دکھ ہے۔ جو اب کوئی اچھا سا ناول پڑھ کے منجمد ہوگا، میرا مند مل ہوگا میرا دکھ بھی۔ جی تو گائز اس ناول کا نام تھا ایک جگنو ٹھہر گیا، ریٹن بائی افشا فریدی کا یہ ناول تھا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اب تو میرا گلا بھی بہہ گیا۔ اپنی رائے کا آپ لوگوں نے ضرور کھول کے اظہار کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، جلدی ملیں گے، کل نہیں کہہ رہی کیونکہ مجھے یہ صبح اپلوڈ کرنی ہے۔ ہاں جلدی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد ہے کہ پوری کوشش کروں گی کہ اچھے تڑکتے پھڑکتے ناول کے ساتھ آؤں، کیونکہ اس میں مجھے کچھ خامیاں مجھے لگی ہیں ٹو می۔ ناول اچھا تھا، مطلب برا نہیں تھا، لیکن جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا، آغا جی کے ساتھ اور وہ سارا کچھ سینیریو تھا۔ تو باقی آپ لوگ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔